नमस्कार आप सभी को। और डेली करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। आप सभी उपस्थित हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले जो हमें चर्चा करनी है वो नोट्स बनाने के तरीके पे करनी है। क्योंकि अभी तक जो आपके द्वारा नोट्स शेयर किए जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर नोट्स जो हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं, तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। किस प्रकार से हमें सुधार करना है उसके बारे में पूर्व में भी मैंने आपको बताया है, लेकिन एक अलग सेशन के माध्यम से इसी में 5 मिनट में बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आपको नोट्स तैयार करने हैं, विशेष रूप से जो मेरे द्वारा आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं देखते हैं। तो सभी उपस्थित हो जाए और उसके बाद से हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं प्रतिदिन की भांति। आज भी कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 10 है। 10 प्रश्नों को हम देखेंगे अधिकतम आधे घंटे में। और इसके साथ साथ पिछला जो आपको अभ्यास प्रश्न दिया गया था, आप में से काफ़ी छात्रों ने, आप में से काफ़ी लोगों ने उसका जवाब दिया है और बहुत ही बेहतर जवाब दिया है, संतुष्टि वाला जवाब दिया है, बहुत ही बेहतर प्रयास है। जो होमवर्क भी दिए गए थे वो भी आपने कमेंट बॉक्स में शेयर किए हैं, तो निश्चित तौर पे सराहनीय है। तो सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से आज से और भी गंभीरता से जो आपके प्रश्न बनते हैं, अभ्यास प्रश्न और जो होमवर्क दिए जाते हैं, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में भी देना है और जो आपका एप्लीकेशन में शेयर किया जाता है वहां भी करना है। दोनों जगहों पे करना है, ठीक है। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे चीजों को उतना बेहतर होगा। और हमारा प्रयास इस सेशन के माध्यम से यही रहेगा कि हम आपकी भूगोल विषय वस्तु, विशेष रूप से जो विश्व भूगोल है ना, उसको इसी करंट अफेयर्स के सेशन में हम कंप्लीट करा ले जाएं। विश्व भूगोल के लिए आपको कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और जब भारत के भूगोल की भी बात करें ना, तो ज्यादातर जो कंटेंट है वो इसी सेशन से आपका हो जाए, अलग से उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, विशेष तौर पे प्रीलिम्स को लेकर। ठीक है, तो सभी उपस्थित हो जाएं। चले आप सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद से शुरुआत करते हैं। चले धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ रही है। देखो, सबसे पहला नोट्स बनाने का जो तरीका था उस पे हमें काम करने की जरूरत है और सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे कि कैसे हमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने का जो हमारा तरीका था उसमें बहुत सारे छात्रों ने क्या किया है कि जिस प्रकार से प्रश्न आपको दिखाए जाते हैं, प्रश्न यहाँ पे होते हैं, उसी प्रकार से आपने नोट कर लिया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए पहला प्रश्न हमने रामसर साइट का दिया, दूसरा किसी खेल घटनाक्रम से दिया, तो आपने उसी क्रम में नोट कर लिया कि सबसे पहले रामसर साइट नोट कर लिया जैसे प्रश्न में दिया है, और दूसरा आपने फिर नोट कर लिया जैसे कि खेल घटनाक्रम। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि उत्तर जब आपने नोट्स बनाए ना तो चारों विकल्पों को रखा है। नोट्स में हमें चारों विकल्पों के नहीं रखना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना कि जब आप प्रश्न की तरह से ही नोट्स बनाना है तो आप उसी पीडीएफ से ही काम चला लो ना। फिर आपको अलग से नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, अलग से आपको एफर्ट करने की क्या जरूरत है। तो समस्या कहाँ पे है? समस्या इस लेवल के है, इस लेवल पर है कि नोट्स जो आप बना रहे हो ना वो बेतरतीब ढंग से है। तो सबसे पहली बात, आज से आप सबके पास यदि A4 साइज का पेज होगा, A4 साइज का पेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपनी जो कॉपी है जिसमें आप नोट करते हो, कम से कम एक एक राज्य के लिए दो दो तीन तीन पेज छोड़ के इस तरह से आपको लिखना है। जैसे मैंने बताया था कि प्रत्येक राज्य का एक पेज होना चाहिए। कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतर बनाया है, इसी आधार पे वो बढ़ रहे हैं और उससे बहुत मदद आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि एक एक पेज ऐसे होना चाहिए। एक पेज में आपने मान लीजिए सभी राज्यों के नाम नोट कर लिए, एक पेज में नहीं मतलब एक एक पेज में सभी राज्यों के नाम नोट कर लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम नोट कर लिए। मान लीजिए, अब ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले सारा सब कुछ आप नोट करके रखो। मान लीजिए आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में गुजरात से संबंधित घटनाक्रम देखने को मिलते हैं और किसी राज्य से संबंधित घटनाक्रम नहीं देखने को मिलते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गुजरात का एक पेज बनाओ। यदि आज आज से आप शुरुआत कर रहे हो तो गुजरात का एक पेज बनाओ, गुजरात टॉप में लिखो और जो भी करंट अफेयर्स घटनाक्रम है वो नीचे लिखते जाओ, क्रमवार लिखते जाओ। उदाहरण के तौर पे आज मान लीजिए गुजरात से हैं, कल के सेशन में गुजरात से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है, कल के सेशन में हम राजस्थान से संबंधित प्रश्न रखते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उसको जाके एक दूसरा पेज बनाओ राजस्थान शीर्षक के अंतर्गत, और उसमें क्रमवार नोट करते हुए आप आगे बढ़ जाओ। तो ये चीजें आपको करनी है। इसके अतिरिक्त जो और आपको प्रयास करना है वो क्या करना है, उसमें हमें करना है कि एक तो हो गया राजस्थान का, एक हो गया आपका गुजरात का। अब आपको क्या करना है कि तीसरे दिन मान लो हम फिर से पढ़े और हमें देखने को मिल गया कि गुजरात से संबंधित घटनाक्रम है, तो तीसरे दिन के घटनाक्रम को उसी गुजरात वाले पेज पे आपको नोट कर लेना है। तो ये तो तरीका हो गया राज्यों से संबंधित फैक्ट नोट करने का। इसी प्रकार से एक अलग से पेज आप बनाओ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का,
और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो पेज बनाओ उसमें विभिन्न हमारे जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, आईआईटी से संबंधित जो न्यूज होती है उसको वहां पे नोट करते रहो। इसी तरह का एक पेज डीआरडीओ का बना लो, इसरो का बना लो, कॉमन बना लो डीआरडीओ इसरो का। तो डीआरडीओ से संबंधित जो घटनाक्रम है जो आते रहे महीने में 2 4 10 भी मिलते रहे, उसको उस पेज में नोट करते रहो। इसरो वाले घटनाक्रम को उस पेज में नोट करते रहो। इसी के साथ साथ आपको कुछ अन्य पेज भी, जैसे खेल घटनाक्रम का एक पेज बना लो, खेल से संबंधित कुछ भी बात करूं वहां नोट कर लो। एक पेज आप बना लो पुस्तिकाओं का, ठीक है, बहुत सारे पुस्तकों का विमोचन होता रहता है, ठीक है, तो उनके बारे में नोट कर लो। एक पेज आप बना लो पुरस्कारों का, उसी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कारों को नोट करते हुए जाओ। तो इस तरह से सेपरेट एक एक पेज आपको बनाना है, तब जाके चीजें आपकी बेहतर होंगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो आप तरीका अपना रहे हो इससे आपको परीक्षा के समय में रिवीजन करने में आसानी नहीं होगी, और ये जो है तरीका आपका ठीक भी नहीं, ठीक है। तो जरूरी है बेहतर तरीके से करना है चीजों को, तो इसके लिए जरूरी है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी को आप फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, तभी चीजें आपकी बेहतर होंगी, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य का एक पेज होना चाहिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी का एक पेज होना चाहिए, खेल घटनाओं का, मतलब जितनी भी कैटेगरी आप डिवाइड कर सकते, नहीं डिवाइड कर सकते, आपके पास कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन तो होगी ना, वहां पे कैटेगरी डिवाइड होती है ना, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, लेकिन हमने यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रमों को भी राज्यवार तोड़ दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय घटनाक्रमों को पुरस्कारों में जो संधियां होती हैं इन सब में तोड़ दिया, तो अलग अलग कर दिया है। तो उसी प्रकार से एक विषय सूची आपकी होनी चाहिए कि मान लीजिए राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ने हैं, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम जाके कहाँ से पढ़ने, ठीक है। एक पेज हमेशा मिसलेनियस का होना चाहिए, उसमें मंत्रालय से संबंधित कुछ भी है तो जाके नोट कर सकते हो। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो घटनाएं हैं, जैसे कुछ देश लगातार चर्चा में रहते हैं, रूस हो गया, चीन हो गया, इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, लगातार चर्चा में रहते हैं, भारत से अच्छे संबंध भी इनके हैं, तो इनके लिए एक अलग सेपरेट पेज बना लो, इनसे संबंधित जो भी घटनाक्रम है आप जाके वहीं पे नोट कर लो। तो इस तरह से यदि आप करोगे तब आपको रिवीजन में आसानी होगी और चीजों को बेहतर करने में मदद मिलेगी। और इसके अतिरिक्त एक और समस्या मुझे देखने को मिली, क्या, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न हमने पूछा, तो प्रश्न फॉर्मेट में जैसे हमने पूछ लिया कि वर्ष 2029 के एशियन विंटर गेम सऊदी अरब में खेले जाएंगे, हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब आप क्या नोट कर रहे हो, ऐसे नोट कर रहे हो वर्ष 2029 के एशियन विंटर गेम कहाँ खेले जाएंगे, फिर आगे नोट कर रहे हो सऊदी अरब। तो प्रश्न के रूप में नहीं लिखना है ना, अब आपको उत्तर पता चल गया तो उसको कन्वर्ट कर लो अपने शब्दों में कि वर्ष 2029 के एशियन विंटर गेम सऊदी अरब में खेले जाएंगे, इस तरह से लिख लो ना। अब वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह था कि कहाँ खेले जाएंगे, उस तरह क्यों नोट करोगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को सुधार करना है, ठीक है, अपने स्तर से सुधार करना है, तब जाके चीजें हमारी बेहतर होंगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं और आज के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या पूर्व की भांति 10 ही है, सबसे बढ़िया प्रश्न आप कह सकते हो, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, कोई भी परीक्षा आगामी होने वाली होगी, ठीक है। अब मार्च के बाद से कोई भी परीक्षा होने वाली होगी तो यह प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि अब उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि इस संस्था का जो कार्यभार होगा एक भारतीय संभालेंगे, जो अभी मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, तो इसलिए ये संस्था चर्चा में है। बोला जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहे डेविड मलपास का संबंध किस संस्था से था। आप जानते हैं डेविड मलपास ने अपने पद से जो है त्यागपत्र दे दिया है, और इस पद पर अब नियुक्ति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नाम उभर कर सामने आ रहा है वो मास्टर कार्ड के सीईओ का नाम आ रहा है, और वो भारतीय हैं, और इसी संदर्भ में ये संस्था सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बताएं डेविड मलपास किस संस्था से जुड़े थे, किस संस्था के प्रमुख थे, ये आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हैं, इन 4 विकल्पों के आधार पे आपको चुनाव करना है। विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको बता दें बात हो रही है डेविड मलपास की, तो डेविड मलपास विश्व बैंक समूह के जो है ये सीईओ थे, प्रमुख थे, सॉरी सीईओ नहीं कहते हैं, प्रमुख कहते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। मैं यहाँ पे अजय बांगा की बात कर रहा हूँ, जो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, जो उम्मीद जताई जा रही है, सबसे प्रमुख नाम वही निकल कर सामने आ रहा है, और उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सहमति भी है, तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको ये न्यूज देखने को मिल जाए। तो अभी याद रखना है डेविड मलपास ने त्यागपत्र दे दिया है, और डेविड मलपास जो है ये विश्व बैंक समूह से जुड़े हैं। विश्व बैंक समूह की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। इसको आपको बताना है। विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए।
विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपको बताना है। फास्ट जवाब देना है, विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट पोवेल, रॉबर्ट पॉवेल, ठीक है। और रॉबर्ट पॉवेल जो थे, इनके द्वारा ही इसको शुरू किया गया था। तो इसमें इनका प्रमुख योगदान था, आप कह सकते हो कि संस्थापक सदस्यों में से एक थे विश्व स्काउट के। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। तो दिन हमें सिर्फ याद रखना है, तो याद रखना है ये दिन है 22 फरवरी का। सी विकल्प आपके लिए सही उत्तर होगा। 22 फरवरी को मनाया जाता है विश्व स्काउट दिवस। इसको बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा द मुकाब सिटी प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है। क्या बोला जा रहा है, द मुकाब सिटी, एक शहर बन रहा है नया जिसका नाम है द मुकाब सिटी। आपसे पूछा जा रहा है ये द मुकाब सिटी प्रोजेक्ट जो है ये किस देश से संबंधित है। 4 देशों के यहाँ पे नाम दिए हैं। यूएई दिया है, दक्षिण कोरिया दिया है, इसराइल दिया है और सऊदी अरब दिया है। तो आपको बताना है द मुकाब सिटी प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है। चलिए फास्ट बताइएगा। पिछले दिनों मैंने आपको एक और शहर बताया था, नियोम शहर, यदि किसी को याद हो। मैंने बताया था एक नियोम शहर 100% ग्रीन फील्ड आप कह सकते हो सिटी है, ये बसाई जा रही है, ठीक है। नियोम शहर भी इसी देश द्वारा बसाया जा रहा है। और ये जो नियोम शहर है, जैसे मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि यहाँ पे एशियन विंटर जो गेम होंगे, याद रखिएगा, एशियन विंटर गेम 2029 के जो हैं वो इसी शहर में नियोम में खेले जाएंगे। मतलब अभी शहर बना नहीं है, लेकिन ये घोषणा हो गई, बन रहा है, लेकिन ये घोषणा हो गई है कि अगला 2029 का जो एशियन विंटर गेम होगा वो यहीं पे खेला जाएगा नियोम शहर में। और आपको बता दें द मुकाब सिटी जो है ये क्यूब के आकार का एक शहर है। याद रखिएगा, किसके आकार का एक शहर है, ये क्यूब के आकार का एक शहर है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्यूब के आकार का ये जो शहर है, इसकी हाइट की यदि हम बात करते हैं तो इसकी हाइट आपको जो देखने को मिलती है, नोट कर सकते हो, इसकी हाइट है 400 मीटर। मतलब 400 मीटर हाइट का ये शहर है, ठीक है। 400 मीटर हाइट का ये शहर है, क्यूब के आकार का शहर है। और इसको बसा रहा है कौन, इसको बसा रहा है सऊदी अरब, ठीक है। इसको बसा रहा है कौन, इसको सऊदी अरब बसा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सऊदी अरब की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा एक लाल सागर आपको देखने को मिलता है, मैप में आपने देखा होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि हमारे सेशन को आप देखते हैं तो एटलस आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ठीक है। लाल सागर की बात करते हैं। लाल सागर को आप जानते हैं कि लाल सागर में यदि हम बात करें तो एशिया के 2 देश कौन कौन से, सऊदी अरब और यमन। और अफ्रीका के 4 देश इससे सीमा साझा करते हैं, जिनमें मिस्र, सूडान और जिबूती और इरिट्रिया आते हैं। तो ये 4 देशों के नाम पता होना चाहिए, +2 सऊदी अरब और यमन के भी बारे में पता होना चाहिए। इससे संबंधित 2 जल संधियां हैं, उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गलती से यहाँ पे जो चित्र लगाना चाहिए था इस प्रश्न के बाद, वो दूसरे प्रश्न में सेट हो गया है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और यहीं से जुड़ा हुआ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिया है, तो आइए इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये दूसरे प्रश्न से जुड़ा है, लेकिन मैप यहीं पे दिख गया है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं तो चीजें और अच्छे से हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। जैसे मैंने बोला कि आप करंट अफेयर्स का सेशन यदि हमारा देखते हैं तो आप इसमें बहुत बेहतर कर ले जाएंगे विश्व भूगोल में। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में कई सारे प्रांत हैं। जैसे आपको ये देखने को मिल रहा होगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये प्रांत देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद ये इसको बोलते हैं उत्तरी प्रक्षेप या उत्तरी टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है एक प्रांत साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके बाद फिर एक प्रांत देखने को मिलता है क्वींसलैंड। फिर अगला प्रांत देखने को मिलता है न्यू साउथ वेल्स। फिर अगला प्रांत देखने को मिलता है विक्टोरिया। और इनका एक प्रांत जो मुख्य भूमि से अलग है उसको बोलते हैं तस्मानिया, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख प्रांत हैं। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आज का होमवर्क आपके लिए क्या है, पहला आपका होमवर्क है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रांत हैं, जिन प्रांतों के बारे में अभी हमने बात किया, जैसे हमने देखा तस्मानिया, विक्टोरिया, इसके बाद हमने देखा न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सभी की राजधानियां क्या हैं, वो राजधानियां आप बताओगे। होमवर्क नंबर 1 की ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों की राजधानियां आपको बतानी है। अब यहाँ पे जब बात करते हैं तो 2 जल संधियां प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और ये 2 जल संधियां जो हैं ये आपके लिए पता होना चाहिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है।
पहला जल संधि जो देखने को मिलती है वो है टॉरस जल संधि। यहाँ पे आप देखते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये पापुआ न्यू गिनिया से अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जल संधि है जिसको बोलते हैं टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि के माध्यम से अलग होता है, ये आप जानिएगा। इसको जाके मैप में आपको अंडरलाइन कर लेना है, यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा टॉरस जल संधि। दूसरी जल संधि देखने को मिलती है बास स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, या बॉस जल संधि, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया प्रांत को विक्टोरिया प्रांत से अलग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में दो प्रमुख जल संधियों को हमने देखा, इनके सभी प्रांतों को हमने देखा। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और यदि हम प्रांत की बात करें तो प्रमुख रूप से ये क्वींसलैंड प्रांत में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल गया, ये हो गया आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में कई सारे मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, तनामी डेजर्ट तनामी मरुस्थल, फिर इसके बाद विक्टोरिया मरुस्थल, फिर इसके बाद सिम्पसन डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में कई सारे डेजर्ट जो हैं, कई सारे मरुस्थल जो हैं वो आपके पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। और इनके नाम आपको पता होना चाहिए, ग्रेट सैंडी गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, विक्टोरिया हो गया, तानामी हो गया, ये डेजर्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसमें कई सारी रेंज भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। आप जाएंगे मैप में तो आपके लिए एक होमवर्क है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में एक प्रश्न जो बनता है, यदि बनता है तो वो इनकी झीलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, होमवर्क नंबर 2 है आपका, कि ऑस्ट्रेलिया में जो झीलें हैं उनके बारे में आप बताओगे कि कितनी झीलें जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आप जाओगे मैप में तो बहुत आसानी से आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो इसको जाके आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद आप जाके इसमें क्या और कर सकते हो, इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया की जब आप अवस्थिति देखते हो तो इसमें कौन सा सागर कहाँ पे है, इसको भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आज आपका होमवर्क है, इसको खूब अच्छे से करके आइएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों के नाम लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों की राजधानियों के बारे में आप बताएंगे, और ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों की राजधानियां बताने के बाद फिर आपको क्या करना है, इनकी झीलों के बारे में बताना है। ये बेसिक जानकारी है, इसको करके आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी बताना है, और बाकी जैसे आप अपना होमवर्क शेयर करते हो वहां पर भी आपको इसकी जानकारी देनी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा LEFT-42 सुपरसोनिक ट्रेनर विमान को किस कंपनी ने बनाया है? सुपरसोनिक ट्रेनर विमान है, इसको किस कंपनी ने बनाया है आपसे पूछा जा रहा है। नाम क्या है? HLF-42। ये जो कंपनी है कौन सी है जिसने इसका निर्माण किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें इस कंपनी की स्थापना जो है वो वर्ष 1940 में हुई थी, वर्ष 1940 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में देखने को मिलता है, और जैसे मैंने आपको बेंगलुरु बता दिया, आपका जवाब आ जाना चाहिए, क्योंकि जब एयरबस की बात करते हो तो एयरबस भारतीय कंपनी नहीं है, HAL की बात करते हो भारतीय कंपनी है, बोइंग की बात करते हो भारतीय कंपनी नहीं है, और ना ही लॉकहीड मार्टिन जो है भारतीय कंपनी है। तो यहाँ पे जैसे बेंगलुरु में बताया तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, तो संभावना बढ़ जाती है कि भारतीय कंपनी ही होगी, और उस आधार पे आप HAL को टिक कर सकते हैं, मतलब HAL सही उत्तर है। आप जानते हैं एक स्थान कर्नाटक में पड़ता है तुमाकुरु, और ये जो तुमाकुरु नामक स्थान पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? तुमाकुरु नामक स्थान पड़ता है कर्नाटक में, और कर्नाटक में ये जो तुमाकुरु नामक स्थान पड़ता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जो है वो HAL लगा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री लगा रही है तुमाकुरु, और तुमाकुरु कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, और इस संदर्भ में भी HAL आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। महिला प्रीमियम लीग 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा? महिला प्रीमियम लीग की बात हो रही है। आप जानते हैं जैसे पुरुषों का प्रीमियम लीग है IPL, उसी प्रकार से महिलाओं का प्रीमियम लीग शुरू हुआ है, जिसमें कुल 5 टीमें पहली बार भाग लेंगी, क्योंकि ये पहला संस्करण है। और सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में स्मृति मंधाना जो है, इनका चयन हुआ है सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले संस्करण की सबसे महंगी खिलाड़ी है स्मृति मंधाना। 5 टीमें इसमें कुल होंगी। आयोजन कहाँ पे होगा? तो आयोजन इसका महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में कहाँ पे होगा? तो मुंबई के 2 स्टेडियम इसके लिए चिन्हित किए गए हैं,
इन्हीं दो स्टेडियमों में आपको ये देखने को मिलेगा। प्रायोजक कौन है, तो याद रखिएगा टाटा। तो यहाँ पे जो होगा इसको बोला जाएगा टाटा महिला प्रीमियम लीग। ये आपको पता होना चाहिए, इतनी बेसिक जानकारी है। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प, महाराष्ट्र। ठीक है, तो टोटल टीमें कितनी हैं और सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन रहे, इतना याद रखिएगा। बाकी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम चर्चा करें। I2U2 संगठन की पहली उप मंत्रालयी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्या बोला जा रहा है, I2U2 संगठन की पहली उप मंत्रालयी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा क्या बोला जा रहा है। I2U2 जानते हैं ना, I2 का मतलब क्या हो गया, इंडिया और इसराइल। U2 का मतलब क्या हो गया, USA और UAE की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहली उप मंत्रालय बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। भारत में किया जाएगा, इसराइल में किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा या अमेरिका में किया जाएगा। इनमें से आपको बताना है कि कहां पर किया जाएगा। चलिए फास्ट बताइएगा, कहां पर किया जाएगा। I2U2 संगठन की पहली उप मंत्रालय बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा। चलिए याद रखिएगा, इसका आयोजन होगा UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, जायद तलवार नामक सैन्य अभ्यास हम इनके साथ करते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा जादुई पिटारा को किस संगठन ने लॉन्च किया है। जादुई पिटारा को किस संगठन ने लॉन्च किया है, आपको बताना है। आपको बता दें, अध्यापकों को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए किस प्रकार से जो बच्चे हैं 0 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग देनी है, किस प्रकार से 0 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में, 5th तक की कक्षाओं में जो बच्चे हैं उनका अध्यापन कार्य उनको किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, उसको लेकर के एक आप कह सकते हो प्रोग्राम है जो चलाया जा रहा है। और इस प्रोग्राम को चला रहा है NCERT। तो जादुई पिटारा किससे संबंधित हो गया, टीचरों के ट्रेनिंग से संबंधित हो गया। और चलाने वाला संस्था कौन सा है, NCERT जो संस्था है वो चला रही है। NCERT का फुल फॉर्म यदि हम बात करें तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कितनी भाषाओं में ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, तो याद रखना है कुल 13 भाषाओं में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन वर्ष 2023 में कहां किया जाएगा, बताएं। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आज कोई इस प्रश्न को गलत करता है, ठीक है, कोई भी गलत करता है तो बहुत ही निराशाजनक होगा। चलिए बताइएगा, मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन वर्ष 2023 में कहां किया जाएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, रूस। फास्ट जवाब, इतना समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि इतना आसान प्रश्न आपके लिए नहीं बन सकता। आपको मैंने बताया कि मालाबार एक्सरसाइज की बात हो रही है। मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश भाग लेते हैं, कौन कौन से। पहला भारत भाग लेता है, दूसरा अमेरिका, ठीक है, तीसरा देश कौन है, तीसरा देश आता है जापान। और चौथे देश की बात करें तो चौथा देश आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। यदि मालाबार सैन्य एक्सरसाइज में यही 4 देश भाग लेते हैं तो निश्चित तौर पे 100% चांस है क्या कि इसका आयोजन इन्हीं देशों में से किसी से होगा। और आपके विकल्पों में 3 देश इससे बाहर हैं। इसका मतलब क्या है कि आंख मूंद कर आपको ऑस्ट्रेलिया टिक करना था। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। किस प्रांत में होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो प्रांत है जिसकी राजधानी है पर्थ, वहां पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी से संबंधित फैक्ट था जो दूसरे प्रश्न में लगाया गया था। और दूसरे प्रश्न वाला जो फैक्ट है, जो मैप है, वो यहाँ लगाया गया है। आइए यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे हमने सऊदी अरब की बात की थी कि सऊदी अरब एक नया क्यूब के आकार का शहर और एक दूसरा न्यूम शहर बसा रहा है। सऊदी अरब की जो हमने बात किया था, कुछ चीजें हमने देखी थी। जैसे हमने देखा रेड सी की हमने बात किया था, और ये आपका रेड सी रहा, ये रेड सी है। और रेड सी से, लाल सागर से सीमा साझा करने वाले देशों में यदि हम बात करें तो प्रमुख देश आता है सऊदी अरब। दूसरा आपको देखने को मिलता है यमन, जो आपको एशिया से देखने को मिलते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों में सबसे पहले इजिप्ट आपको देखने को मिलता है। इजिप्ट के बाद दूसरा देश सूडान देखने को मिलता है। और तीसरा देश जो देखने को मिलता है वो है इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया देखने को मिलता है। और चौथा देश यहाँ पे जिबूती एकदम स्टार्टिंग में है, तो जिबूती भी कई बार हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं। तो 4 देश आते हैं, कौन कौन से, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान और इजिप्ट। और यदि हम एशिया के देशों की बात करें तो सऊदी अरब और यमन। तो कुल मिला के 6 देश। कई बार क्या होता है कि जिबूती को निकाल देते हैं, जिबूती को इसमें नहीं जोड़ते हैं, तो भी हमें परेशान
नहीं होना है। अब इसके साथ साथ कुछ चीजें यहाँ पे और हैं जो हमें देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक जल संधि होती है, और ये जो जल संधि है इसको बोलते हैं बाब अल मंडेव जल संधि। क्या बोलते हैं इसको? बाब अल मंडेव जल संधि। और बाब अल मंडेव जल संधि जो है वो अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। याद रखिएगा, बाब अल मंडेव, इसको अंडरलाइन भी करना है जाके आपको। बाब अल मंडेव जल संधि गल्फ ऑफ अदन को रेड सी से जोड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखने को मिलता है, कई बार पूछा जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा, तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ अकाबा जो है ये आपको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं, सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं। इस एरिया को बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, मिस्र का ही भाग है, सिनाई प्रायद्वीप इसको बोलते हैं। और इसी सिनाई प्रायद्वीप में आपको देखने को मिलता है इस रीजन में गल्फ ऑफ, अभी आपने देखा था। तो ये सिनाई जो प्रायद्वीप है ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार इसको मैं आपको दिखा देता हूं। गल्फ ऑफ अकाबा की हम बात कर रहे थे। गल्फ ऑफ अकाबा जो है इसी सिनाई प्रायद्वीप के आपको देखने को मिलता है पूर्वी छोर पे है। ये जो पतला सा आपको देखने संकीर्ण देखने को मिलता है जल निकाय, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा के माध्यम से आप जॉर्डन तक जा सकते हैं रेड सी होकर। यदि आपसे प्रश्न बन जाए, ठीक है, प्रश्न बन जाए कि यदि आप गल्फ ऑफ अदन से जॉर्डन को जाना चाहते हैं तो किन जल संधियों से होकर आपको जाना पड़ेगा या किन जल निकायों से होकर जाना पड़ेगा? तो आप बताओगे गल्फ ऑफ अदन, फिर इसके बाद रेड सी, फिर गल्फ ऑफ अकाबा, और फिर आप जॉर्डन जा सकते हो। दूसरी तरफ आप देखते हो गल्फ ऑफ स्वेज। स्वेज नहर सुना होगा ना, ये जो स्वेज नहर है ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, स्वेज नहर यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, और ये सिनाई प्रायद्वीप पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो सिनाई प्रायद्वीप भी पता होना चाहिए कि सिनाई प्रायद्वीप एक तरफ रेड सी से और दूसरी तरफ भूमध्य सागर से जुड़ा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, वो पूछा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, चलो इसकी बात हम किसी दूसरे सेशन में करेंगे, लेकिन यहाँ से आपके लिए क्या होमवर्क है? यहाँ से आपके लिए होमवर्क है कि रेड सी से, लाल सागर से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं, इन देशों की राजधानियां, इन देशों की मुद्राएं, और मैप पे जाके आप इनको अंडरलाइन करोगे। और जो दो जल संधियां, जैसे बाब अल मंडेव जल संधि आपने देखा, और बाब अल मंडेव के बाद फिर आपने देखा दो, आप कह सकते हो खाड़ी को, जैसे गल्फ ऑफ अकाबा हो गया और गल्फ ऑफ सुएज, इसको जाके अंडरलाइन करोगे। तो इस मैप में थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको जाके करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन प्रयास रहेगा, प्रत्येक दिन क्लास में इस तरह की कुछ चीजें रखी जाएं जिससे आपकी चीजें बेहतर हो। इसको बताइए, अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? अग्नि वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास हम किस देश के साथ करते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। आपको बता दें ये देश जो है ये इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि हमारा जो आप देखते होंगे यूपीआई है, ये पे नाउ से लिंक हो गया है। किससे लिंक हो गया है? पे नाउ। और पे नाउ जैसे हमारा यूपीआई है, ऐसे इस देश में चलता है पे नाउ, और ये दोनों अब लिंक हो गए हैं। मतलब यदि आप यूपीआई के माध्यम से इस देश में किसी को भी अब पैसा भेजना चाहते हैं तो क्विक अब चला जाएगा, क्योंकि यूपीआई अब किससे लिंक हो गया है? पे नाउ से। और पे नाउ जो है ये सिंगापुर से संबंधित है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है सिंगापुर। और सिंगापुर से ही हम युद्धाभ्यास करते हैं अग्नि वॉरियर। और अग्नि वॉरियर के साथ साथ एक और युद्धाभ्यास हम करते हैं जिसको बोलते हैं सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स और अग्नि वॉरियर, याद रखिएगा, अग्नि वॉरियर और सिम्बेक्स नामक जो सैन्य अभ्यास है वो हम करते हैं किससे के साथ? सिम्बेक्स नामक सैन्य अभ्यास हम करते हैं सिंगापुर के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बोला जा रहा हाल ही में चर्चा में रहा अल्मा टेलीस्कोप कहां स्थापित है? अल्मा टेलीस्कोप की बात हो रही है। अल्मा का फुल फॉर्म बता देंगे तो आप शायद जवाब दे दो। अल्मा का फुल फॉर्म है आटाकामा, नोट कर लीजिएगा, अल्मा का फुल फॉर्म नोट करना है तो आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरी। ठीक है, क्या नोट करना है? आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। इसको आप नोट मत करिए, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए रखिए। तो अल्मा जो टेलीस्कोप है, जैसे बोला आटाकामा, अब आटाकामा कहां पढ़ा है? 2 कक्षा पूर्व आपने पढ़ा था, मैंने होमवर्क भी दिया था आटाकामा के बारे में।
आटाकामा मरुस्थल की जब बात करते हो तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और आटाकामा जो मरुस्थल है ये चिली में देखने को मिलता है। संबंधित कहां से हो गया ये, मतलब अल्मा टेलीस्कोप का संबंध कहां से है, चिली से है। चिली किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, चिली पड़ता है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में, मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। बी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब क्योंकि लगातार 2 दिन हमने आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में जानकारी लिखने को दी है, उम्मीद करता हूं कि आप उसको कंप्लीट भी किए होंगे। ठीक है, नहीं किए हैं तो आज के बाद से दक्षिण अमेरिका के बारे में मैं आपको फैक्ट कुछ बता दूंगा, और फिर उस आधार पे उसको रट जाइएगा, और बार बार जब भी दक्षिण अमेरिका की बात आएगी उसको लिंक कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पे, जिसका जवाब आप सबके लिए कंपलसरी है देना, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब चाहिए। जब जवाब की बात करते हैं तो आपको प्रयास करना है ना उस फैक्ट के बारे में जितना जानकारी आप दे सके। जैसे इसमें किसी राज्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो आप इस राज्य के बारे में जितनी जानकारी रखते हो दे सकते हो। जैसे एक उत्सव के बारे में पूछा गया है तो इस राज्य में कोई यदि अन्य उत्सव है उस उत्सव के बारे में भी आप हमें बता सकते हो। ठीक है, क्या बोला गया है, यूनिइंग अरन नामक उत्सव किस राज्य से संबंधित है। क्या बोला जा रहा है, यूनिइंग अरन नामक उत्सव किस राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। करंट अफेयर्स का ये आज का अभ्यास प्रश्न है, और इसको जरूर करके सबमिट करना है। और नोट्स कैसे बनाने हैं उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, और उसी आधार पर नोट्स बनाइएगा तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करें। जो आपको होमवर्क दिए जाते हैं उनका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दिया करें। आप में से कुछ शायद बहुत बेहतर कर रहे हो, 1 महीने निरंतर कर लीजिए इन सब चीजों को। इसके बाद आप अपने आप का मूल्यांकन करिएगा। करंट अफेयर्स के स्तर पे बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और जब आप इस तरह से बढ़ोगे ना आगे, तो कभी करंट अफेयर्स जो है रटने का मन नहीं करेगा कि वार्षिकांक लेके रट लो। आपको ऐसे ही मन करेगा कि इसी प्रकार के सेशन से करंट अफेयर्स को पढ़ें। तो ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहें, और कोई भी यदि आपकी चिंता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, निश्चित तौर पे उसका समाधान किया जाएगा।